हम लोगों ने क्लास 3 का क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग इतिहास से शुरू किए हैं। तो इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ चुका था बेसिक कंसेप्ट इसका। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जहां पर हम लोग रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाल्वेराइन तक पढ़ चुका था। ठीक, हम लोगों ने जाल्वेराइन तक पढ़ लिया था। अब हम लोग रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना को देखने वाले हैं। रूढ़िवाद फिर से कैसे फ्रांस में स्थापना हुआ, नेपोलियन बना था राजा, वहाँ तक देख लिए थे। ठीक, तो देखिए रूढ़िवाद की स्थापना कैसे हुआ था। देखिए वाटरलू का युद्ध, उसमें रूढ़िवाद की स्थापना के सबसे कारण वाटरलू का युद्ध, जिसमें नेपोलियन हार गया था। तो देखिए वाटरलू का युद्ध क्या है। तब वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस तथा तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, नेपोलियन इस युद्ध में हार गया, वाटरलू के युद्ध में, और बाद अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, तो उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलिना नामक टापू पर भेज दिया था। और वो 52 वर्षों की बात है, आयु 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 52 वर्ष के आयु में उसका 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब देखिए जब 1815 में नेपोलियन हार गया था तभी वियना में संधि हुई थी। वियना संधि, जिसे वियना कांग्रेस भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि वियना संधि क्या है, वियना कांग्रेस क्या है। तो लिखेंगे 1815 ईस्वी में नेपोलियन के हारने के बाद जो संधि किया गया था उसे वियना संधि कहते हैं। वियना संधि का हुआ था 1815 में। ठीक, वियना संधि का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, वियना संधि का अध्यक्ष। ठीक, ये काफ़ी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था, और ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए लिखेंगे वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप में राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरातन व्यवस्था को लागू करना था। 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी उसे दोहराया ना जाए, और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया था उसे दबा दिया जाए। और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जितना नेपोलियन अच्छा काम किया था उस सबको हटा दिया गया था वियना संधि के तहत। ठीक, अब फिर से पुराना राजतंत्र आ गया था। अब वियना संधि की उपलब्धियाँ क्या है वो लिखना। देखिए वियना सम्मेलन का लक्ष्य तो देख लिया, इसका उपलब्धि क्या था ये देखना है। वियना सम्मेलन का उपलब्धियाँ, ठीक, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियना सम्मेलन का पहला उपलब्धि था कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र वापस कर दिया गया। जितना भी नेपोलियन जीता था उसको वापस कर दिया गया। दूसरा, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में वापस खंडित कर दिया गया। मतलब पहले इटली 300 राज्यों में छोटे था, उसको एक राज्य इटली के रूप में नेपोलियन कर दिया था, लेकिन वापस इसको वियना कांग्रेस के तहत वापस उसको तोड़ दिया गया 300 राज्यों में। ठीक, एकजुट किया गया था जो वापस तोड़ दिया इटली का। और फिर तीसरा इसका उपलब्धि था कि इटली को पोलैंड का एक भाग मिला। अतः इस प्रकार प्रक्रियावादी शक्ति का विजय हो, मतलब पोलैंड का एक भाग इटली को सौंप दिया गया था। ठीक, और चौथा उपलब्धि था फ्रांस के 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। फ्रांस का, चूँकि नेपोलियन कहाँ का राजा था, फ्रांस का राजा था, तो फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ठीक, और पांचवा उपलब्धि था कि फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया था। ठीक, और फिर छठा उपलब्धि था कि बोर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना लुई 18वां बनाया। पहले लुई 16वां था राजा, और फिर नेपोलियन बना, नेपोलियन के बाद लुई 18वां बना। ठीक, अगला मेटरनिक कौन था? ठीक, तो लिखेंगे मेटरनिक कौन था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। ये बहुत जंट किस्म के आदमी था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये कहता था ना कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। ठीक, अगला है मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। ठीक, मेटरनिक काल, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक काल क्या है। दोनों एक ही, मेटरनिक युग या काल। ठीक, तो देखिए 1815 से लेकर 1848 तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है। मतलब कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था और नेपोलियन हारा था, और 1848 तक, 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। कौन? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक, इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना, यानी कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। ठीक, परिवर्तन में बाधा पहुंचाना, जैसे यूरोप में कोई बदलाव ना होना,
सभी जगह पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, शासन करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव विकास ना करो। ठीक। अगला मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में पढ़ना है। मेजनी काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल और गरीबाल्डी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, पहले देखिए मेजनी कौन था, लिखेंगे। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1805 में। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ, कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ, यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ। यंग इटली का स्थापना पूछे, यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? तो 1831 में। यंग इटली 1831, यंग इटली 1831, लेकिन यंग यूरोप का है तो 34। ठीक, यंग इटली 1831 में, लेकिन यंग यूरोप 1834 में। ठीक, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। यंग इटली का स्थापना कब हुआ था, यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था। ठीक, इटली बोले तो 1831, यूरोप बोले तो 1834। कौन किया था? तो मेजनी किया था।